नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल स्कैरी कॉर्नर में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ने दिवाली में बहुत एंजॉय किया होगा अपने परिवार और दोस्तों के साथ। जिंदगी में परिवार का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुसीबत किसी पर भी किसी भी रूप में और किसी भी वक्त आ सकती है। आज मैं आप सभी के लिए मेरे ही परिवार में घटी एक बहुत ही भयानक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी है मेरी खुद की मासी माँ की, जो कि मेरी माँ की सगी बड़ी बहन है। यह कहानी मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी और इसकी पुष्टि मेरी नानी माँ ने की थी, क्योंकि उस वक्त मेरी माँ काफी छोटी थी। सन 1974 का जमाना था। मुंबई का इलाका सांता क्रूज वाकोला पाइपलाइन एरिया, जहां सड़कें रात के बाद सुनसान हो जाती थीं और घरों की छतों पर पीले बल्ब झिलमिलाते थे। वहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, भोसले परिवार। घर में माँ, पापा, 3 बेटियां और 2 बेटे थे। सबसे बड़ी बेटी थी रूपा भोसले, उम्र लगभग 18 साल। रूपा बेहद सुंदर थी, गेहुआ रंग, बड़ी आंखें, लंबे घने बाल और मुस्कुराते होंठ। वो कॉलोनी की सबसे चुलबुली लड़की थी। हर शाम वो आंगन में बैठकर बुनाई करती या अपनी छोटी बहनों को गाना सिखाती थी। आसपास के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे। उन दिनों पड़ोसियों के साथ लोगों का काफी मेलजोल हुआ करता था। जिन घरों में टीवी नहीं हुआ करते थे, वो उन लोगों के घर जाकर टीवी देखते थे जिनके घर टीवी हुआ करते थे। उसी इलाके में ठीक सामने वाली झोपड़ीनुमा गली में रहता था रमन। रमन की उम्र करीब 14 साल थी, नटखट, शरारती, लेकिन दिल का बहुत सच्चा। हर सुबह जब स्कूल से लौटता तो रूपा के घर रुक जाता। रूपा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपनी पॉलिथिन में जलेबी निकालता। रूपा हंसकर कहती, अरे रमन, सबसे पहली बात मुझे दीदी कहकर बुलाओ बेटा, अपने से बड़ों को नाम से नहीं पुकारते, और दूसरी बात तो तुम खुद क्यों नहीं खाते? मुझे रोज खिलाने की क्या जरूरत है? रमन बस मुस्कुराता और कहता, आपको पसंद है ना, इसलिए। रूपा उसे हमेशा छोटा भाई समझती थी, पर रमन के दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा मासूम लेकिन गहरा एहसास जिसे वो कभी किसी से कह नहीं पाया। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो रूपा से शादी करूंगा। उसकी माँ हंसकर बोलती, पहले बड़ा तो हो जा पगले। लेकिन जिंदगी ने उसे बड़ा होने का मौका ही नहीं दिया। कुछ महीनों बाद रमन अचानक बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी, फिर शरीर पर नीले निशान। डॉक्टरों ने कहा यह कोई अजीब बीमारी है, पर पैसे की कमी के कारण इलाज अधूरा रह गया। रूपा हर रोज उसके घर जाती, उसके सिर पर ठंडा पानी रखती, उसे खाना खिलाने की कोशिश करती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, रूपा दौड़ती हुई रमन के घर पहुंची। अंदर अंधेरा था, बस दीवार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। रमन की माँ रो रही थी। रूपा बिटिया, वो टूटी आवाज में बोली। रमन चला गया। रूपा के होठों से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें भर आईं। वो बस दीवार के सहारे खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका छोटा भाई छीन लिया हो। रमन की मौत के बाद कई हफ्तों तक वो कुछ बोल नहीं पाई। वाकोला की गलियों में उस दिन अजीब सन्नाटा छा गया था। पर कुछ ही दिनों बाद अजीब अजीब बातें होने लगी। रूपा की माँ को लगता कि देर रात कोई आंगन में घूम रहा है। कभी जलेबी की खुशबू हवा में फैल जाती, जबकि रसोई में कोई नहीं होता। कभी लालटेन अपने आप टिमटिमाने लगती, जैसे कोई उसे छू गया हो। रूपा की छोटी बहन कहती, दीदी, कल रात मैंने किसी को खिड़की के बाहर देखा था, बिल्कुल रमन भैया जैसा। रूपा डरकर खिड़की की तरफ भागती,
लेकिन बाहर सिर्फ बारिश, हवा और वो पुराना बिजली का खंभा जो रात में अजीब आवाज करता था। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। रूपा अब बड़ी हो चुकी थी और उसकी शादी की बात चलने लगी थी। पर उसी रात जब उसकी मां ने पहली बार रूपा का रिश्ता तय करने की बात की, रूपा के कमरे में आईने की पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रूपा। वो चौंक कर मुड़ी। आईना धुंधला था और उस धुंध में उसे एक चेहरा दिखा, रमन का। वही मासूम चेहरा, लेकिन अब आंखें लाल और चेहरों पर ठंडी मुस्कान। रूपा, मैं आ गया हूं। रूपा चीख उठी। कौन है वहां? आईना फटने की आवाज आई और कमरे में अचानक जलेबी की मीठी लेकिन सड़ी हुई खुशबू फैल गई। रूपा ने उस रात के बाद किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा शायद वो सपना देख रही थी, पर उसके भीतर कहीं न कहीं डर की लकीर बन चुकी थी। रात को आईने के पास जाना अब उसके लिए नामुमकिन था। उसके कमरे की दीवारें अब उसे घूरती हुई लगती। वाकोला पाइपलाइन एरिया की हवा अब पहले जैसी नहीं थी। लोग कहते रूपा भोसले के घर के पास अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चलने की, मगर दिन में सब सामान्य लगता था। इसी बीच रूपा की सगाई तय हुई गोरेगांव के एक बैंक में काम करने वाले युवक अरविंद देशमुख से। अरविंद भले पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के थे। भोसले परिवार खुश था, आखिर बड़ी बेटी का रिश्ता तय हो गया था। पर जैसे ही सगाई का दिन नजदीक आया, रूपा को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे रमन दिखाई देता। वो वही बच्चा नहीं था, अब उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी और आवाज में ठंडक थी। तुम भूल गई मुझे, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। रूपा पसीने में भीग कर जाग जाती। माँ उसे समझाती, बिटिया ये सब मन का भ्रम है, भगवान का नाम ले। पर धीरे धीरे ये भ्रम हकीकत बनता जा रहा था। सगाई से एक रात पहले पूरा घर खुशियों में डूबा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली बार बार झिलमिला रही थी। रूपा अपने कमरे में आई तो देखा उसके बिस्तर पर एक जलेबी का डिब्बा रखा था। वही पुराना नीला डिब्बा जो रमन अक्सर लाया करता था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए ढक्कन खोला। अंदर जलेबी नहीं बल्कि एक कागज था जिस पर कांपते अक्षरों में लिखा था, कल तुम्हारी सगाई नहीं होगी, तुम मेरी हो रूपा। वो चीख पड़ी। माँ और भाई दौड़कर आए, लेकिन डिब्बे में कुछ नहीं था, न जलेबी न कागज, सिर्फ खाली हवा। रात बीती तो नहीं, बस ठहर सी गई थी। सगाई के दिन सुबह रूपा का चेहरा फीका था। माँ ने उसके माथे पर काजल का टीका लगाया और कहा, सब ठीक होगा, माँ लक्ष्मी सब देख रही हैं। पर जैसे ही पंडित ने आरती शुरू की, दीपक अपने आप बुझ गया। कमरे में ठंडी हवा चली और किसी ने फुसफुसाया, रूपा। रूपा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने देखा अरविंद के पीछे खड़ा रमन था। वो अब एक परछाई नहीं, पूरी आत्मा बन चुका था। चेहरा सड़ा हुआ, आंखों में गहराई और होठों पर वही मुस्कान। सबको लगा रूपा बेहोश हो गई, पर उसने देखा रमन का हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। मैंने कहा था ना, तुम मेरी हो। रूपा के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अचानक उसके कानों में एक जोरदार झनकार हुई, जैसे किसी ने भारी घंटा बजा दिया हो। और उसी पल वो जमीन पर गिर गई, आंखें उलट गईं। पंडित चिल्लाया, अनर्थ हो गया, ये कोई साधारण बात नहीं है। इस लड़की पर किसी आत्मा का साया है।
अरविंद और बाकी लोग डरकर पीछे हट गए। माँ रोने लगी, रमन बेटा क्यों कर रहा है तू ऐसा? वो तुझसे बड़ी बहन जैसा प्यार करती थी। रूपा का शरीर कांप उठा। उसकी आवाज किसी और की हो गई थी। बहन नहीं, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। कमरे की सारी बत्तियां झिलमिला उठीं। दीवार पर लटकी तस्वीरें गिरने लगीं। किसी ने लालटेन उठाई तो उसका शीशा फट गया। पंडित ने ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, नमो भगवते रुद्राय नमः। और तभी रमन की आत्मा एक भयानक चीख के साथ दीवार में समा गई। रूपा जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश लेकिन जिंदा। सब लोग सोचने लगे कि आत्मा चली गई है, पर किसी को पता नहीं था रमन अब रूपा के भीतर समा चुका था। रूपा 3 दिन तक बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही। उसकी आंखें कभी खुलती तो कुछ पल बाद फिर बंद हो जाती। भोसले परिवार डर और बेचैनी में डूबा था। रूपा के मां ने पंडित जी के पैरों में पड़ते हुए कहा, मेरी बेटी को बचा लीजिए पंडित जी। पंडित जी ने कहा, लड़की पर किसी प्रेमी आत्मा का वास है, जिसने अधूरी इच्छा के कारण मृत्यु पाई है। लेकिन आप चिंता न करें, मैंने रूपा को बड़े होते हुए देखा है, वो मेरी बेटी जैसी है। मैं रूपा को इस मुसीबत से निकाल कर रहूंगा। पंडित ने तय किया, पूर्णिमा की रात यज्ञ होगा ताकि उस आत्मा को मुक्त किया जा सके। परंतु पूर्णिमा से पहले ही घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रूपा की मां जब रसोई में जाती तो कोई उनके कान के पास फुसफुसाता, उसे किसी और से मत मिलाओ। रूपा की छोटी बहन ने देखा, रात में रूपा उठकर बालकनी में किसी से बात कर रही थी। जब पूछा गया तो उसने धीमी आवाज में कहा, रमन मुझसे मिलने आया था। भाइयों ने खिड़की से झांक कर देखा, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था। वाकोला पाइपलाइन की गली में कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, मानो किसी अदृश्य साये को देख रहे हों। रूपा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अकेली बैठी रहती, घंटों तक किसी बिंदु को घूरती रहती और कभी कभी धीमे सुर में वही गीत गुनगुनाती जो रमन बचपन में गुनगुनाया करता था, चल री चल ओ जलेबी ले ले। माँ की आंखों में आंसू थे। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे महादेव, मेरी बेटी को इस प्रेत से मुक्त कर दो। आखिर वो रात आ गई, पूर्णिमा की रात। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, बस आंगन में हवन कुंड की लौ जल रही थी। पंडित जी ने कहा, जो भी हो आज इसका अंत होगा, पर जो देखेगा वो जीवन भर भूल नहीं पाएगा। मंत्रों की गूंज पूरे वाकोला एरिया में फैल गई। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, जैसे किसी ने चारों तरफ बर्फ फैला दी हो। अचानक रूपा की आंखें खुली, पर वो रूपा नहीं थी, वो रमन था। उसने जोर से चीख मारी, मैंने कहा था ना, रूपा मेरी है। उसकी आवाज अब लड़के की थी। वो उठकर हवन कुंड की ओर बढ़ी। चारों तरफ राख उड़ने लगी, लौ ऊंची उठी और कमरे में एक सड़ी हुई जलेबी की गंध फैल गई। पंडित मंत्र पढ़ता रहा, नमो रुद्राय प्रेत नाशाय स्वाहा। रूपा का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से गहरी भारी आवाज निकली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बस प्यार किया था और रूपा भी मुझे बहुत पसंद करती है। मैं रूपा को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। रमन की माँ चिल्लाई, रमन बेटा तू रूपा को छोड़ दे। आवाज आई, नहीं छोड़ूंगा, मैं रूपा से प्यार करता हूँ, मुझे रूपा चाहिए। पंडित जी ने चिल्लाते हुए कहा, रमन तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम मर चुके हो, इसलिए तुम रूपा को इस जन्म में तो नहीं पा सकोगे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अब मुक्ति की राह पर चले जाओ। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपनी मंत्र शक्ति से भस्म कर दूंगा।
लेकिन मैं रूपा से प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, रूपा ने गुर्राते हुए कहा। तुम रूपा से प्यार नहीं करते रमन, क्योंकि तुम अगर रूपा से प्यार करते तो तुम उसकी खुशी में ही खुश होते। तुम्हारा रूपा को अपने साथ ले जाना मतलब रूपा की मौत। क्या तुम यही चाहते हो? यही है तुम्हारा सच्चा प्यार? पंडित जी ने गरजते हुए कहा। पंडित जी की बातों का रमन पर काफी असर हुआ। वो एक पल के लिए शांत हुआ। रूपा घुटनों के बल बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रूपा ने दोहरी आवाज में कहा, मैं रूपा से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसकी मौत नहीं चाहता, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। रूपा रूपा कहते हुए रूपा आसमान की तरफ देखने लगी। पंडित ने अचानक हवन कुंड की राख उठाई और मंत्रों के साथ रूपा पर छिड़क दी। चारों तरफ तेज चीख गूंज उठी। दीवारें कांपने लगी। बत्ती बुझ गई। पूरा घर अंधकार में डूब गया। और फिर एक सफेद धुआं कमरे के बीचों बीच उठा। उस धुएं में रमन का चेहरा दिखा, मुस्कुराता पर अब शांत। धीरे धीरे वो हवा में विलीन हो गया। रूपा जमीन पर गिर पड़ी। लंबे समय बाद उसने आंखें खोली। उसकी सांसें सामान्य थीं। पंडित ने कहा, रमन की आत्मा अब मुक्त हो गई है। अब वो रूपा को कभी परेशान नहीं करेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस हादसे के बाद कुछ समय तक मेरी मासी माँ रूपा काफी शांत रहने लगी थी। फिर कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई और धीरे धीरे वो इस भयानक हादसे को भूल गई। अभी वो एक भरे पूरे परिवार में है। उनके बच्चों के बच्चों की भी शादी हो गई है। लेकिन अब भी वह कभी जलेबी नहीं खाती है और नहीं हम लोगों से कोई भी उनके सामने जलेबी का जिक्र तक करता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमारी स्वाति पाल जी का, जो कि हमारी हर कहानी पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया देती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मेरे सभी सदस्यों का धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर कहानी सुनते हैं। मिलते हैं अगली कहानी पर। गणपति बाप्पा मोरया।